अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, क्योंकि हमने लास्ट 3 चैप्टर्स पहले कर लिए थे, तो 13, 14, 15। तो उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी। प्रोबेबिलिटी में भी हमने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 12 के साथ है। और चैप्टर नंबर 12 क्या है जी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, देखिएगा। It is a statistical function that describes the all possible values of a random variable along with its probabilities. It is a statistical function that describes all possible values of a random variable along with its probabilities। ठीक है जी। अब देखिएगा बेटे, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, इसमें रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकेंगी वो सारी की सारी आएंगी और उनके साथ उनकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। ठीक है जी। अब अभी इसकी मैं एक एग्जांपल नहीं देता, पहले मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताता हूँ, और जब हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे ना जी, तो वहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है जी। ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो बेटे आपके पास टाइप्स क्या हैं जी? टाइप्स हैं यहाँ पे 2 टाइप्स इसकी। एक है जी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड आपके पास क्या है बेटे? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अब इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो हमारे पास है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोग 3 डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, and the second one is hypergeometric probability distribution, and the third one is Poisson distribution। ठीक है जी। अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, डेट इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। इनकी बहुत सी टाइप्स हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी और टाइप्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी, ये सॉरी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी और टाइप्स हैं। लेकिन आपने जो इस चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करनी है वो सिर्फ 3 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो कौन कौन सी हैं जी? एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग कंटिन्यूस में बात करेंगे तो सिर्फ एक ही, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी। अब देखिएगा बेटे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं।
discrete probability distribution. A random variable x is said to be a discrete random variable if it contains लिख लें countable values and the probability distribution of a discrete random variable is called discrete probability distribution. जिस तरह से आपने डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में भी 8 में भी हमने क्वेश्चन करते हुए देखा था कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, डाटा विच कंसिस्ट अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या काउंटेबल क्या लें या इंटीजर्स वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा चेंज है कि अब वो क्या है जी, वो वैल्यू सारी की सारी किस में स्टोर हो रही हैं, रैंडम वेरिएबल के अंदर। अगर इंटीजर वैल्यूज़ काउंटेबल वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं तो वो बेटे हमारे पास क्या बन जाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाता है। और जो उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो हमारे पास क्या बन जाती है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक सर आप बातें करते आ रहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है क्या, इसका एक स्ट्रक्चर, इसका एक क्वेश्चन, इसके एक एग्जांपल हमें बता दें। तो बेटे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा if 3 coins are tossed construct a probability distribution of heads। ठीक है जी। अब आपका इंटरेस्ट किस में है जी, कॉइन्स के ऊपर आने वाले हेड्स के अंदर है। ओके जी, जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनाना मैंने आपको बताया था, वैसे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। देखिएगा कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहाँ पे क्या है जी, हेड और टेल। ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप इसमें सैंपल स्पेस बना रहे हैं तो क्या है जी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। यहाँ पे आ गया टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ओके जी, ये आपके पास आ गया, इस आ गई इसकी सैंपल स्पेस। अब अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। तो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या थी, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन that describes all possible values of a random variable along with its probabilities। ओके जी। अब रैंडम वेरिएबल x अगर हम x रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे तमाम वैल्यूज लिख दें और उसके साथ ही उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी लिख दें
तो बेटे ये जो हमारे पास ये टेबल बनेगा, ये टेबल क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ये किसका टेबल है जी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिएगा ये कंप्लीट एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 3 कॉइन्स की बात करें तो मिनिमम क्या हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए। हमारा इंटरेस्ट हेड में रहेगा, एक्स हेड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स, 0 हेड। इसके बाद 1 हेड, यानी कि 3 कॉइन्स को टॉस किया, उसमें किसी एक कॉइन के ऊपर हेड आया, बाकी 2 के ऊपर टेल आ गया। लेकिन आपने सिर्फ बात किसकी करनी? हेड की। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। इससे ज्यादा हेड तो नहीं आ सकते। क्लियर है जी? अब इसमें देखें सैंपल स्पेस के अंदर कि आपके पास 0 हेड वाले कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक ही है, टेल टेल टेल, ठीक है जी। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है ये वाला जिसमें 0 हेड है, यानी कि कोई भी हेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/8, 1/8, ठीक है बेटे। इसके बाद 1 हेड वाला, तो 1 हेड किस किस में? देखें बेटे, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है, ठीक है। तो बेटे आपके पास क्या आ गया? 3/8। फिर इसमें 2 हेड की बात करते हैं तो 2 हेड वाले कितने जी? यहाँ पे भी देखें 2 हेड, 2 हेड और ये 2 हेड। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया जी 3/8। अब हम लोग ने 3 कॉइन्स को टॉस किया और तीनों के ऊपर ही हेड आ गया। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं? 1/8। और बेटे टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे देख, इसको ऐड करेंगे तो समीशन 8/8 विच इज इक्वल टू 1। ओके जी, हमेशा आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है बेटे, ये क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि एक रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख दी जाएं तो वो जो टेबल हमारे पास बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके जी, यहाँ पे देखें ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 और उसकी 0 हेड और उसकी प्रोबेबिलिटी उसके सामने जी 1/8। 1 हेड और 1 हेड कितनी दफ़ा है जी? 3 टाइम्स, और 3/8 उसकी प्रोबेबिलिटी है। 2 हेड और 2 हेड आपके पास कितनी दफ़ा आया? 3/8। 3 के 3 हेड, 3 कॉइन्स के ऊपर कितनी दफ़ा आए जी? 1 टाइम 1/8। तो ये आपके पास बच्चे क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। ओके जी, क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं फार्मूलाज फॉर मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिएगा इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना सीखते हैं। ये मैं रेस कर रहा हूँ जी, ये क्वेश्चन अभी एज इट इज ही रहने देंगे। तो हम लोग अभी सीखने लगे हैं जी कि अगर हमें कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए, वो खुद देगा आपको। एक्स का कॉलम भी आपके पास होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम भी आपके पास होगा, इतना क्वेश्चन आपको देगा और इसके बाद वो कहेगा व्हाट इज द मीन ऑफ द अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका मीन क्या है, इसका वेरिएंस क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। क्लियर है जी? अब यहाँ पे देखिएगा इनके मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के फार्मूलाज क्या हैं जी। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब देखिएगा बेटे, मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन को म्यू के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो ये क्या होता है, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। क्या होता है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। ये आपके पास इसका मीन का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो ये आ गया समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपने इसको इस तरह से भी लिखना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की सेंस में भी, तो आप इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलें मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन फार्मूला इन एक्चुअल हमारे पास यही है, हम इसके साथ ही अपनी कैलकुलेशंस को लेकर चलेंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो आपको पता है, जिस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास एक फार्मूला है ये वाला, तो दोनों तरफ अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके जी। अब ये जो तीनों फार्मूले हैं हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। कंप्यूट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन for the following probability distribution। अब बेटे आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये x 0 1 2 3, तो ये क्या आ गया जी 1/8 3/8 3/8 1/8। ओके जी। यहाँ तक तो आपने सीख लिया था कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स है जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। ओके जी। अब इससे हम लोग मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करने लगे। किसकी जी, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है वो मीन के लिए है। तो मीन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो मीन का फार्मूला क्या, म्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, यही फार्मूला है। अब देखिए आपके पास बेटे पी ऑफ एक्स का कॉलम भी है और एक्स का कॉलम भी है। तो आपने क्या चीज़ बनानी, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो पहले आप एक नया कॉलम जनरेट करेंगे एक्स पी ऑफ एक्स का, एक्स पी ऑफ एक्स का। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3/8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6/8। न्यूमिनेटर है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को कोई फर्क नहीं पड़ना, तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3/8। हम इसलिए नहीं लिख रहे, ये देखें ज़रा यहाँ पे
कि जब हम फिर इसको ऐड करेंगे ना, तो अगर इनका डिनोमिनेटर सेम ना हुआ तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना जी। वो अलग फिर हमें सोच के कि उसको डबल कैसे करें, उसको सिंगल, जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सारे का सारा सेम है तो आप उसी वैल्यू को एज एलसीएम यहाँ पे यूज कर लेंगे डिनोमिनेटर के अंदर 8, और इसके बाद क्या है जी, न्यूमिनेटर आप एज इट इज ऐड कर देंगे, तो 3 + 6 9 + 3 12, 12/8। तो यहाँ पे आ गया बेटे आपके पास 12/8 विच इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, मीन आ गया। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आया सर जी इसका मीन जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं आ गया, तो बेटे मीन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। जब आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं तो वो 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्लियर है जी। यहाँ पे मीन इसका आ सकता है। अब इससे आगे बात करते हैं वेरिएंस के लिए, तो बेटे वेरिएंस का फार्मूला पहले लिखेंगे। तो वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखिएगा समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो एक कॉलम तो हमारे पास मौजूद है, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का कॉलम हमारे पास मौजूद है, उसका सम भी किया हुआ है, तो वो रिजल्ट भी हमारे पास मौजूद है 12/8। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब बेटे इसको बनाने के दो मेथड्स हैं। एक क्या है जी कि आप यहाँ पे सिंपल ये लिखें, आप यहाँ पे सिंपल ये देखें ना जी, x और x को ही x पी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ये कॉलम है ना हमारे पास, तो ये देखें जब x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, तो कॉलम तो बन गया। या फिर सेकंड वे क्या है कि आप x के कॉलम का पहले हर x वैल्यू का पहले स्क्वायर लें और फिर उसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आ जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट मेथड है ना जी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन को आसान करना है, कैलकुलेशंस को हमने क्या करना है, आसान करना है। तो जब हमारे पास एक कॉलम मौजूद है तो उसी को एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये वाला एक्स पी ऑफ एक्स है, तो एक ही दफ़ा इसको x को पी ऑफ एक्स, एक्स पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हो जाएगा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/8, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12/8, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9/8। बेटे इस कॉलम का सम करेंगे, ये आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया जी, 24/8 आ गया आपके पास, 24/8 आ गया। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी, 24/8 माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो 8 1 8, 8 3 24, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 माइनस 9/4, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना कोई मुश्किल है, क्या करेंगे आप सिर्फ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आंसर है इसको इस तरह लिख लें 3/4 और इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या 0.8667, ठीक है जी, 0.8667। ओके, अच्छा एंड ही हो जाता है, दे ही नहीं रहा, अच्छा ओके 0 है, ओके ठीक है। मैंने कहा शायद ये कंटिन्यू है तो मैंने उसको स्टॉप करने के लिए लास्ट में राउंड कर दिया ना, लास्ट में एक ऐड कर दिया, ठीक है जी ओके।
तो ये है जी हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसके साथ हमने उसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना सीख लिया। ओके जी, अब इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे क्या जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, एंड दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेज कर दूं जी? क्या मीन वेरिएंस? नहीं, कैलकुलेटर से कर लिया। आपकी क्या बात है, लेकिन कैलकुलेटर में सिंपल मीन वेरिएंस हो जाते हैं, एक्स पी ऑफ एक्स वाला नहीं हो सकता, वो शायद कोई हो गया हो वैल्यूज इस तरह से, तो डायरेक्ट आपको ये देता नहीं है, फंक्शन नहीं देता। एक्स पी ऑफ एक्स का फंक्शन शो होता है कैलकुलेटर पे, बस वैसे ही उसी में ही ऐड करके आपने कर लिया ना। जो डायरेक्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, उसी के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी में आपने पुट कर लिया होगा पी ऑफ एक्स को, तो ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे करना नहीं है आपने, ऐसे करना है, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मैनुअल कैलकुलेट ही आपने करना है। अगर कहीं पे कैलकुलेटर एक्यूरेसी के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें कैलकुलेटर डिस्टर्ब नहीं करता, तो हम लोग कैलकुलेटर को ही यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से एरर आने के चांसेस मौजूद हों, वहाँ पे मैनुअल करने में कोई हर्ज नहीं है, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को उसमें करते हैं ना जी एग्ज़ाम में, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे के सिर्फ मीन पूछेगा, या सिर्फ वेरिएंस पूछेगा, या सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा। ठीक है, तो ये 2 मिनट से भी पहले ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और ये जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो कोई 10, 12, 15 वैल्यूज नहीं होंगी, 4-5 ही होंगी। जिस तरह इसमें 4 है, 4 से 5, 5, 6 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना जी, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछेगा। अब आते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन डिटेल हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आपको मैंने नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन जो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, वो ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हों, देन ही वो क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। ओके जी, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग तब तक बाइनोमियल के जो है ना फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि उसमें ये वाली 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड ना करती हूँ। किसकी? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की। तो मैं सिर्फ यहाँ पे वही 4 प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा, और उसके साथ आपको पैरामीटर्स और 1-2 ज़रूरी बातें बता के तो क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँगा। अगर आपने बाकी सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और चीज़ें देखनी, तो आपके पास नोट्स में मौजूद है। जो ज़रूरी है वो मैं आपको वाइट बोर्ड पर बता रहा हूँ। देख, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, या सिंपल इसको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट possesses the following 4 properties। तो बेटे इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, the outcome of each trial, the outcome of each trial is classified into one of the 2 categories,
द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल या ईच एक्सपेरिमेंट इज क्लासिफाइड into one of the two categories, that is success or failure. आप जब भी बाइनोमियल के क्वेश्चन को देखोगे तो बाइनोमियल का क्वेश्चन जो है वो उसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होंगी, यानी कि वो क्वेश्चन इन 4 प्रॉपर्टीज में से किसी एक को भी वायलेट नहीं कर रहा होगा, 100% इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा होगा। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज वहां पे एग्जिस्ट कर रही होंगी देन ही हम उस क्वेश्चन को बाइनोमियल के साथ सॉल्व करेंगे। देखिएगा सेकंड क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम लोग बाइनोमियल के अंदर P के साथ शो करते हैं, ये क्या होती है जी, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है ना जी, वो जितने भी ट्रायल हम लोग कर लें वो P चेंज नहीं होगा। P जो एक दफ़ा डिफाइन हो गया, P जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया, वो लास्ट तक हमारे पास वही रहेगा। अब देखिएगा नंबर 3 क्या है, दी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट या आप इसको कह सकते हैं विद रिप्लेसमेंट। ओके, और 4th प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। द एक्सपेरिमेंट is repeated a fixed number of time. The experiment is repeated a fixed number of times, say n। तो हम उसको क्या कहते हैं जी, n कहते हैं, और ये n हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से ही बताया गया होगा, गिवन होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में चाहे वो बाइनोमियल है, चाहे वो हाइपर है, चाहे वो पाइथन है, अगर n जो है वो ग्रेटर देन 20 हो गया तो वो लार्ज n कंसीडर किया जाएगा, और उसके लिए फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे, और वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन और पाइथन अप्रोक्सीमेशन। अगर वो बाइनोमियल में है तो बाइनोमियल पाइथन अप्रोक्सीमेशन में भी चली जाती है और बाइनोमियल नॉर्मल में भी चली जाती है। इसी तरह से पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है अगर उसका n क्या है जी, लार्ज हो। तो यहाँ पे ये लिख लें कि ये ब्रैकेट में हिंट के तौर पे कैन आपके पास 20 या 20 से कम होगा, n लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि n कभी भी 20 से ग्रेटर नहीं होगा। अगर वो 20 से ग्रेटर हो गया तो फिर हम लोग उसको बाइनोमियल के साथ सोल्व नहीं करेंगे, या तो वो डील होगा पाइथन अप्रोक्सीमेशन में या फिर वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है ना जी। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। बेटे आपके नोट्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे बताइएगा। अच्छा चलें, मैं इसमें और कुछ चीज़ें जो बाइनोमियल इससे रेलिवेंट है इसका मैं आपको प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बता देता हूँ, जिसको सिंपली हम लोग ये कहते हैं बाइनोमियल का फार्मूला है। ठीक है ना जी। अब उसको लिखते कैसे हैं जी, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है P ऑफ x इज इक्वल टू x, एन सी एक्स पी की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है बेटे। अब अगर आपने ये c नहीं ना लिखना
तो इसको लिखने का स्टाइल एक और भी है कि आप सिंपल इसको n और x लिख के तो ये ब्रैकेट लगा दें। ये जो ब्रैकेट है ये भी किसको शो करती है, कम्बिनेशन को शो करती है, n c x को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, p की पावर x और q की पावर n माइनस x। तो x कहाँ से कहाँ तक है जी, फॉर x इज गोइंग टू 0 1 2 n तक, ठीक है जी। x n तक चला जाएगा, जितना भी n हमारे पास होगा, वो n5 हो n4 हो। ये किस केस में, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी होगी। अदरवाइज वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा हम उस नंबर की प्रोबेबिलिटी वहां से फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अब देखिएगा ये x ये वैल्यू होगी, जिस तरह आपने नहीं वो उसमें देखा था टेस्टिंग में कि हम लोग लिखते थे ना म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो ये यहाँ पे वैल्यू लिख लेते थे। इसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे स्मॉल x की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास 2 3 4 5 जो भी होगा। ओके जी। अब इसके बाद देखिएगा इसके जो पैरामीटर्स हैं बेटे, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर मौजूद नहीं है तो हम तो उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते उस फार्मूले के साथ। तो बाइनोमियल के साथ अगर हमने सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन तो उसमें हमारे पास बाइनोमियल के पैरामीटर होने ज़रूरी हैं। तो बाइनोमियल के पैरामीटर हमारे पास क्या हैं, n एंड p, ये 2 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, n एंड p, ठीक है जी। ये आपने याद रखने, ये आपको MCQ में भी पूछ सकता है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके मीन की, बाइनोमियल के मीन की, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन है वो किस तरह से आता है, म्यू इज इक्वल टू NP। मीन का फार्मूला क्या है जी, NP। जो आपके पास n की वैल्यू होगी और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका मीन निकल आएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाएगा। ओके, और इसका वेरिएंस किस तरह से आएगा, सिग्मा स्केयर, और सिग्मा स्केयर किस तरह से आएगा, NPQ। बेटे Q आपको फाइंड करना आता है, 1 माइनस p हमारे पास क्या होता है जी, Q होता है। तो अगर आपने इसका वेरिएंस कंप्यूट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, n को मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा किसका, बाइनोमियल का। तो इसी तरह से अगर इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें एक और की पॉइंट है कि बाइनोमियल के अंदर हमेशा मीन जो है वो ग्रेटर होगा वेरिएंस से, मीन जो है वो ग्रेटर होगा किससे, वेरिएंस से। ओके जी, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। अब यहाँ पे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट मेथड से करवाया था ना, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था लेक्चर से पहले, तो मैंने आपको कहा था कि मैंने ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में भी करवाना है बाइनोमियल के साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वही है, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स, एट लीस्ट 3 हेड्स। तो अच्छा चलें, ये ठीक है जी, मुझे दीजिएगा जी, मैं रेज कर रहा हूँ जी। अब इसमें आप देखेंगे, चलें ये वैसे हमने रीड करनी थी 4 की 4 प्रॉपर्टीज़, तो मैं इसको अभी रहने दूँ, ये वाला रेज कर देते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कॉइन के साथ है, अभी हमने डाई के साथ भी करना है, ठीक है ना जी। तो डाई के साथ जब आएगा तो फिर उसी तरह से हम लोग उसको
डील कर लेंगे, जैसे कि बिल्कुल चैप्टर नंबर 11 के अंदर भी हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल के फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन चलें पहले हम लोग ये कॉइन वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम what is the probability at least 3 heads। बच्चों ज़रा गौर करें, अगर हम लोग 5 हेड्स की, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, 5 टाइम्स अगर हम लोग देखें कॉइन को, तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, 32 की, 32 की। आपको पता ना जी, 2 कॉइन्स को टॉस करें तो सैंपल स्पेस 4 की बनती है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कॉइन के ऊपर कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। अब वो जितने भी कॉइन है आप उसकी उतनी पार ले लें। आपके पास कितने कॉइन है, ठीक है ना जी, तो 2 की पावर 5, 32 सैंपल एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो कितने टोटल, 32। ओके जी, अब ये 32 लिखना कितना मुश्किल है। पहले आप 3 एक साइड पे लिखेंगे 3 के साथ, यानी कि हेड हेड हेड, और फिर यहाँ पे 2 वाले लिखेंगे, और यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, और इनके साथ एक पे एक कितने कितने का बनेगा, 5 5 का। अगर आप इस तरह से बनाने लग गए तो 5 से 7 मिनट तो आपको ये सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने में लग जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आप कभी भी उस क्वेश्चन को टाइमली सॉल्व नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाइनोमियल हमें फैसिलिटेट करता है कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बाइनोमियल के फार्मूले के साथ विद इन अ मिनट उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, तो एन कितना है, 5 हो गया। जितनी दफ़ा कॉइन को टॉस किया गया है तो वो आपके पास क्या आ गया, एन आ गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए। अब देखिएगा इसके बाद P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स की बात कर रहा है ना, एटलीस्ट 3 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास क्या है, P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, यही होती है ना जी। तो ये कितना आसान है जी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, तो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये फेलियर हो जाएगी। तो फेलियर केस में जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी, ये 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास एन की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और आपके पास क्यू की वैल्यू भी आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स, 3 या 3 से ज्यादा हेड आए। तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो 3 हेड आए या 3 से ज्यादा आए। तो बेटे 3 से ज्यादा कहां तक हेड आ सकते हैं आपके पास, 3 से ज्यादा कहां तक हेड आ सकते हैं, 4 हेड आ सकते हैं, 5 हेड आ सकते हैं। 5 से ज्यादा तो नहीं आ सकते, नहीं, क्योंकि आपने 5 कॉइन्स को ही तो टॉस किया है। अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम, तो 5 टाइम आपने कॉइन को टॉस किया है, तो 5 के 5 टाइम ही हेड आ जाए, इससे ज्यादा हेड तो आ ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कहा गया जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आए या 3 से ज्यादा आए। ओके जी, अब जरा देखिएगा, इससे पहले ये जो हमने लिखा है ना जी, एटलीस्ट 3 हेड्स, इसको मैं एक साइड पे रख के इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करते हैं। इससे पहले जो एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन करवाने लगा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, क्या है जी, एग्जैक्टली 3 हेड। पहले उसको, उसकी जो है ना वो एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं, और देन हम लोग एटलीस्ट की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली 3 हेड्स, यहाँ पे क्वेश्चन सारा वही है, सिर्फ ये इसके बाद ये जो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट में आ जाता है, तो वो क्या है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3
हेड्स। ओके बेटे, तो यहाँ पे भी ये सेम केस, n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2। और लेकिन यहाँ पे क्या है जी, जो आपने फाइंड करना है वो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, एग्जैक्टली 3 हेड्स, ना तो 3 से कम हो ना ही 3 से ज्यादा हो। तो एग्जैक्ट 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, तो NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 3, तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दें। n कितना आपके पास 5, 5c3, और p आपके पास कितना है 1/2, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 5 माइनस 3। तो बेटे इसको सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो एग्जैक्टली 3 हेड्स आपके पास कैसे आए, आपने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, तो x आपके पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो n आपके पास कितना है, 5 है, तो 5c3, p आपके पास क्या है 1/2 के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉइन के ऊपर, 1/2 होती है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉइन के ऊपर, 1/2 होती है। तो ये हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई। तो q फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस p होता है, तो 1 माइनस p भी क्या है 1/2। तो ये देखें p भी है, q भी है, n भी है आपके पास, तो x की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई। ये फार्मूला है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दे, n की जगह पे 5, 5c3, p की जगह पे 1/2, 1/2 की पावर 3, और q की जगह पे 1/2, 1/2 की पावर 5 माइनस 3, क्योंकि ये फार्मूला है। ओके जी, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मैंने इसलिए पहले करवाया है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा दफा फार्मूला इस्तेमाल होना है। ठीक है ना जी, एटलीस्ट है। तो मैंने कहा पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही दफा किसी एक वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या है जी, एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो बेटे क्या आंसर आ गया जी, 5/16। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, इसको पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला उसी तरह से आपने लिख दिया कि x इज इक्वल टू x NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिएगा n क्या है आपके पास, पहले हम इस क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। यही आ सकती है ना, उसने क्या कहा है, एटलीस्ट 3 हेड्स, तो कम से कम 3 हेड आए या इससे ज्यादा आए। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 हेड्स भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों ही आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और यही फार्मूला 3 टाइम्स यूज होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है जी, 5c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 5 माइनस 3, ओके, प्लस 5c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 5 माइनस 4, और ये लास्ट प्रोबेबिलिटी रह गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5 माइनस 5। तो बेटे यही जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, ये यहाँ पे 3 टाइम्स क्या हो गया जी, यूज हो गया। क्या हो गया जी, 3 टाइम्स हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है जी, अभी एटमोस्ट वाला भी करवाता हूँ। ये समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे उसने क्या कहा है जी, उसने कहा जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स, तो कम से कम आपने 3 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, फिर आप 4 हेड की भी करेंगे और 5 की भी करेंगे क्योंकि एटलीस्ट आ गया। ओके जी, अब यहां से देखिएगा, अगर वो हाँ जी, अब जरा देखिएगा ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं कि नहीं।
लास्ट पे लिखा हुआ है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। पता है जी, एन का हमें पता है कितनी दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट करना है। ओके जी, अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल। तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, पी चेंज हुई है किसी भी जगह पे जाके, फिक्स्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कभी भी चेंज नहीं है, 1/2 है, 1/2 1/2 सबके लिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो जब भी कॉइन के ऊपर एक कॉइन को टॉस करें तो उसके ऊपर हेड आने के चांसेस क्या हैं, 1/2। एक सेकंड टाइम उसको टॉस करें तो उसके ऊपर हेड आने के चांसेस क्या हैं, फर्स्ट वाले ने सेकंड को इफेक्ट किया तो ट्रायल्स क्या हो गए, ट्रायल्स भी इंडिपेंडेंट, थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गए। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, द आउटकम ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरी, सक्सेस और फेलियर। कॉइन को टॉस किया, या तो कॉइन के ऊपर हेड आ जाएगा, वो हमारी सक्सेस है, अगर वो हेड ना आया तो फिर कहाँ पे चला जाएगा, फेलियर में। तो दोनों कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करेगा, वन ऑफ द टू कैटेगरीज, या तो वो सक्सेस में चला जाएगा या फिर वो फेलियर में चला जाएगा। तो 4 की 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, देन हम उस क्वेश्चन को बाइनोमियल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने बड़ी सिंपल सी इंडिकेशन आपको बताई थी, मैंने कहा था कॉइन और डाई के क्वेश्चन इन जनरल, इसमें ट्रायल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बाइनोमियल के साथ ही डील करते हैं। ठीक है जी, अब देखेगा इसके बाद। हाँ जी, ये 3 हेड्स, ये 4 हेड्स और ये 5 हेड्स, क्योंकि उसने क्या कहा है, एटलीस्ट 3 हेड्स, कि कम से कम 3 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो 3 से ज़्यादा भी तो आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं, 5 हेड भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमने ये तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अगर यहाँ पे कंडीशन ये होती कि ये देखिएगा एट मोस्ट, ये मैं रेज कर दूं जी, यही क्वेश्चन होता और इसमें एट मोस्ट की कंडीशन आ जाती, तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे होते। सेम क्वेश्चन है, लास्ट पे सिर्फ एक चीज है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स। एट मोस्ट 3 हेड्स की बजाय मैं 2 हेड्स कर लेता हूं, एट मोस्ट 2 हेड। बाकी सारे का सारा क्वेश्चन यही है। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आए या इससे कम आए। ओके जी, तो यहां पे देखिएगा आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है जी, P। तो P क्या है जी, 1/2। तो Q आपके पास क्या आ गया, 1 - P। तो 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ट्रायल्स आपके पास कितने हैं जी, 5। एक्सपेरिमेंट को आप कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं, 5 टाइम्स। तो आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एट मोस्ट 2 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए या 2 से कम आए। तो बेटे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। बस यहाँ तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आ जाएंगे या फिर 1 हेड आएगा या फिर कोई भी हेड नहीं आएगा। इसके ऊपर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, तो फार्मूला आपके पास क्या है, NCX। तो n कितना है, 5C0, x की वैल्यू क्या है 0, p की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n - x है, तो 5 - 0। ओके, फिर आप लिखेंगे 5C1, तो p की वैल्यू कितनी 1/2, q की वैल्यू 1/2 की पावर 5 - 1। ओके, और लास्ट वन आपके पास क्या है जी 5C2, तो 1/2 की पावर 2
और 1/2 की पावर 5 माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब देखें इसके बाद जी, क्यों नहीं आ रही, आती हैं? नहीं नहीं आती हैं। कितनी जल्दी थक गया। ये शहीदों में नाम लिखा हुआ है इस कैलकुलेटर का, तो इसको चेंज कर लें इससे पहले कि ये पेपर में जाके बंद हो। एक मिनट करने तो दें। जित उसकी हालत से लग रहा है बहुत ही पुराना। फाइव सी 0। ये कहीं शबाज शरीफ से तो नहीं मिला हुआ? कईयों को लैपटॉप मिला है, आपको ये कैलकुलेटर मिल गया हो। लास्ट आके पार में आके अटक गया। हाँ आखिरी पे, ठीक है। ये देखें आखिरी एक पार लिखनी थी, तो इसको ऐसे करें कि पहले 2 के लिए करके उसमें थर्ड वाले को ऐड कर लें। ये देखें जी, बस भी बस यहाँ पे देखें कि फर्स्ट टू जो यहाँ तक आपने कैलकुलेटर पे पहले पुट करने जी। बंद करवा दें यार, ऐसे करें इसको ऊपर कर दें। ये नहीं होता। अच्छा चलें, आप जो है ना वो देखें यार, किसी को बाहर उससे कहें कि ये बंद कर दें। हाँ नहीं नहीं, आपके वाला चल रहा है, ये बंद है, सारे ही बंद करवा देने आप लोगों ने। ये वाला चलवा के इसके विंग्स को ऊपर कर देते हैं, वो वाला भी बंद करवा दें यार। वो बेटे आप ना, आप फिर सीट चेंज कर लो, आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा साथ होना, इसको साथ बिठा लें। बस बेटे आवाज बंद करें भाई, आप इधर आ जाएं आगे, कोई मसला। हाँ जी ये देखें, ये आपने ना पहले यहां तक एक्सप्रेशन पुट हो रहा है, आप पहले इन 2 को सॉल्व करके जो रिजल्ट आपके पास आए आपने सिंपल उसमें, ये देखें ये रिजल्ट आ गया, इसमें आपने प्लस का बटन प्रेस कर देना है। ये आपने प्रेस कर दिया। अब इसके बाद आपने बाकी जो है ना लास्ट वाला ये वाला, तो क्या है जी 5C2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3
और ये फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करनी, जब आपने ये प्लस का साइन लिखा ना प्लस, तो प्लस के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ तक वो कंप्लीट फिर एक ही दफ़ा सॉल्व करके बाद में उसमें ऐड करेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये देखें जी, मैंने ये कर दिया है, ये इक्वल का बटन, और ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1/2। क्या आ गया जी? 1/2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है जी? 1/2। ठीक है जी। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉइन वाले हमने कर लिए हैं, अब ज्यादा हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डाई की तरफ आते हैं। क्या आ गया? क्या मतलब? 4 है, ठीक है। दोनों को 2 टाइम टॉस करें, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस कर लें, 4 कॉइन को 1 टाइम टॉस कर लें, 2 कॉइन्स को लेके 2 टाइम टॉस कर लें, एंड 4 ही है। ओके, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, अ डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज एट लीस्ट 4 टाइम्स। एट मोस्ट 4 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि आपके उसमें भी है, असाइनमेंट में भी। मैं पहले वो वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या है जी क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन है जी, अ डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेज 3 एट लीस्ट 1 टाइम। फेज 3 एट लीस्ट 1 टाइम। तो ये क्वेश्चन वही हो जाएगा जो मैंने अभी आपको करवाया है, डायरेक्ट करवाया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और उसको हम लोग बाइनोमियल के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिएगा, what is the probability of getting phase 3 at least a die is rolled 5 times, what is the probability of getting phase 3 at least 1 time। sometime वो word यहाँ पे phase नहीं लिखता, वो कह देता है what is the probability of getting 3 at least 1 time या getting 6 at least 1 time। वो फेज 3 की बात कर ले, वो फेज 6 की बात कर ले, वो फेज 5 की बात कर ले, फेज 2, फेज 1, तो ये सारे फेज में से किसी एक फेज के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम ही होती है, 1/6। ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम टाइम वो आपसे इस तरह से पूछेगा कि वो पूछेगा जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एट लीस्ट 1 टाइम, और इस तरह से भी पूछा हुआ गेटिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम। ये दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आई कैप के QM के एग्जाम में आया हुआ, फाइनल एग्जाम में। ठीक है जी। यही क्वेश्चन सेम जो लिखी हुई है लाइंस, इसी तरह से एक दफा उसने जो है ना ये कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एट लीस्ट 1 टाइम, और एक दफा गेटिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम। दोनों का सोल्यूशन 100% सेम है, क्योंकि फेज 3 और फेज 6 दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। ठीक है ना जी। अब देखिएगा यहां पे आपके पास क्या है जी, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज 3। तो ये हमने p क्या दिया, p क्या आ गया 1/6। तो q क्या है बेटे 1 माइनस p, तो ये 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी। एट लीस्ट 1 टाइम, एट लीस्ट 1 टाइम, यानी कि कम अज कम 5 डाइस में से
एक के ऊपर क्या आ जाए, फेज 3 आ जाए, किसी एक के ऊपर फेज 3 आ जाए, या एक से ज्यादा के ऊपर भी फेज 3 आ सकता है। 2 डाइस के ऊपर भी फेज 3 आ सकता है, 3 के ऊपर भी आ सकता है, 4 के ऊपर भी आ सकता है, 5 की 5 टाइम्स भी फेज 3 ही आ सकता है। ये उसका क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेज 3 एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक दफा तो लाजमी है या एक से ज्यादा दफा है। ठीक है जी। आप जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिएगा बेटे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था लॉ ऑफ कंप्लीमेंट का यूज़ ज़्यादातर आपको चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन में होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखें उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एटलीस्ट वन टाइम। तो अगर हम लोग इस तरह से फार्मूले को 5 टाइम्स यूज करेंगे तब भी आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन इस पे टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसका सेकंड वे हमारे पास क्या है, क्या आप लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चाहिए हमें। अब इसका ऑपोजिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, तो ये तो नहीं ना चाहिए। लेस देन 1 क्या होता है, 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी तो हमें नहीं ना चाहिए। तो अगर हम लोग x 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब आपको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का सही यूज पता चलेगा कि देखें इतनी बड़ी वर्किंग को 1 2 3 4 5, इतनी बड़ी वर्किंग को आपने क्या कर दिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप के अंदर कंप्लीट कर दिया है। अब ये देखें अगर मैं इसको लिखूं तो इसको इस तरह से लिखूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है ना। लेस देन 1 तो 0 ही होती है ना, 1 से नीचे 0 ही है ना जी। अब ये देखें 1 2 3 4 5, तो टोटल आपके पास क्या है, या तो 0 टाइम के फेज 3 किसी भी टाइम पे ना आए, या 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम, यही हो सकता है। टोटल पॉसिबिलिटीज यही है ना इस क्वेश्चन के हवाले से। लेकिन उसने हमसे पूछा था एटलीस्ट वन टाइम, ये इतना हमने उसको बताना है, सॉल्व करके देना है। ये 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट नहीं करनी थी, ये हमारी क्या है, फेलियर की है। तो हम अगर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें और 1 में से उसको, 1 क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर दें तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जी। ठीक है जी, क्लियर है। अब जरा देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, तो n कितना है, 5c 0, p की पावर 1/6 की 0 और 5/6 की पावर 5। ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, 5c 0 भी 1 होता है, 1/6 की पावर 0 भी 1 होता है, तो 5/6 की पावर 5 को सॉल्व कर लें। 5/6 की पावर 5 क्या आता है जी, 0.418, अब आप इसको 1 में से माइनस कर दें, 598, 0.5981, वही आंसर है 5981, 0.5981। देखें जरा बेटे आपने वो क्वेश्चन जो आपने मुझसे पहले पूछा था। ओके ठीक है जी। तो आप ये देखें ये किसके साथ आपने कर लिया है, बाइनोमियल के साथ। बेटे अगर मैं इसको डायरेक्ट करवाता तो मैंने आपको डायरेक्ट भी करवाया था पहले कि अगर हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेज 3 आपके पास क्या है जी, देखिएगा इसको रेज कर देते हैं। आप इन सब के अंदर वैल्यूज पुट करके देख लें, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है जी।
अगर आप चाहते हैं ना कि हमने डायरेक्ट ही करना, हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करना, तो बेटे आप इन सब में वैल्यूज पुट करके देख लें, आपका आंसर फिर भी यही आएगा। लेकिन आपकी वर्किंग को कितना शॉर्ट कर दिया है कि आपको एक फार्मूला 5 टाइम यूज करना पड़ना था, आपने सिर्फ वो 1 टाइम यूज किया, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये हमें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट फैसिलिटेट करता है। ओके जी, अब करें जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब देखिएगा जरा यहाँ पे नोट्स के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था तो मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिख दी है। अब बेटे देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, इफ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, मीन मतलब क्या है जी, एनपी। बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एनपी होता है, और एनपी इज इक्वल टू 2 उसने दे दिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें, इफ मीन ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 एंड वेरिएंस इज 0.98। वेरिएंस क्या होता है बेटे, एन पी क्यू, तो ये क्या है 0.98। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। फाइंड क्या करना है, पी आपने फाइंड करना है जी, पी फाइंड करना है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, बाइनोमियल का मीन भी बेटे हमारे पास था, और बाइनोमियल का मीन क्या है, एनपी इज इक्वल टू 2 और एनपी क्यू 0.98। पी हमने फाइंड आउट करना है बेटे, एनपी की वैल्यू है, इसको पुट कर दे सेकंड इक्वेशन में, पुट एनपी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनपी की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2Q हो जाएगा। एनपी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी ना आपने, लिखना तो पहले लिख लें प्रॉपर, NPQ इज इक्वल टू 0.98। तो इसमें NP की वैल्यू पुट कर दी 2, तो ये 2Q 0.98, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 0.98 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.49, तो ये Q आ गया। तो Q किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P। अगर हम लोग P लिख रहे हैं तो हमारे पास ये देखिएगा यहाँ पे Q है तो वो 1 माइनस P है, तो अगर P है तो वो 1 माइनस Q है। ओके जी, अब देखें Q है तो 1 माइनस P, तो 1 माइनस P हमारे पास आ गया 0.49, जिस 0.49 इस साइड पे आ गया और P राइट साइड पे चला गया, 1 माइनस 0.49 ये P आ गया, तो ये P आपके पास बेटे क्या है 0.51, 0.51। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कर लें मैं फिर स्टेट में रोक दी ना मैंने, मैं रीड नहीं की, मैंने कहा चलें आप लोग अपना काम कर लें, उसके बाद हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लूजेस ट्वाइस एज ऑफन एज इट विंस, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल है कि वो एक मैच जीतती है और 2 हारती है। ठीक है जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम loses twice as often as it wins. What is the probability that in 5 next matches Pakistan wins 3 matches? क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 मैचों में से पाकिस्तान 3 मैच जीत जाएगा? यहां पे देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ये आपने नोट कर लिया जी। ये आपके चैप्टर नंबर 11 की असाइनमेंट में भी क्वेश्चन नंबर 10 है, और चैप्टर नंबर 12 की असाइनमेंट में भी मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और बाइनोमियल के फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल के फॉर्मूले के साथ सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं इधर, अच्छा अगर 3 मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान टीम उनमें से 2 हारती है और 1 जीतती है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है 1/3, कि 3 में से 1 जीतती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है
2/3 के 3 में से 2 हारती है, ठीक है जी, ये उसने हमें बता दिया। अब इससे आगे बात करते हैं। उसने कहा जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 नेक्स्ट मैचेस, तो n कितना है 5, पाकिस्तान टीम्स विंस 3 मैचेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये हमने फाइंड करनी है। कर लेंगे बेटे, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर। ये क्या है जी 5c3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 5 - 3, ये लें जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 60% of the voters in a large district prefer candidate A, अब कैंडिडेट ए की फेवर में कितने परसेंट वोट्स हैं 60%, तो ये क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि ये उसकी प्रोबेबिलिटी जो 60% प्रोबेबिलिटी है वो उसकी प्रेफरेंस की है कि लोग उसको लाइक करते हैं, लोग उसको वोट देते हैं। अब देखें जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 12 वोटर्स एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर ए, कि अगर वो सैंपल लेता है 12 का और 12 में से 7 वोटर जो हैं वो कैंडिडेट ए को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा प्रेफरेंस की बात ही कर रहे हैं कैंडिडेट ए की, तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ए की जो प्रोबेबिलिटी है प्रेफरेंस की वो कितनी है जी 0.60, ठीक है ना जी। यहाँ पे लिखा हुआ ना बेटे, इफ 60% ऑफ द वोटर्स इन अ लार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेफर कैंडिडेट ए, तो यहाँ पे P आ गया 60%, तो Q क्या आ गया 1 - 0.60 विच इज इक्वल टू 0.40। अब देखिए बेटे N कितना है, नेक्स्ट 12, इफ अ सैंपल ऑफ 12 वोटर्स एग्जैक्टली 7 विल प्रेफर कैंडिडेट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। ओके, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो अब हम लोग करने लगे हैं ये आपके असाइनमेंट में भी मौजूद है, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ जी, ठीक है ना जी। अब इस टाइम पे जो ये हम क्वेश्चन करने लगे हैं ये आपको आई कैप के एग्जाम में आया हुआ है, और वो कौन सा है जी, एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट मेक्स अ रैंडम गेस फॉर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब ये दो तरह से आया हुआ है बेटे, एक दफा उसने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के साथ किया हुआ है और एक दफा उसने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के साथ किया हुआ है, कि है वही क्विज ही है 10 क्वेश्चंस का ही है, लेकिन एक दफा उसने ट्रू फॉल्स कह दिए क्वेश्चंस कि क्वेश्चन की टाइप किस तरह की है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और एक दफा में उसने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन कह दिए जिसमें 4 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन उसमें करेक्ट होती है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिएगा एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स मेक्स अ रैंडम गेस फॉर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑफ अ क्विज, what is the probability that at least one answer is correct, at least one answer is correct, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उसका एक आंसर ठीक होता है, तो इसका मतलब है एक आंसर भी ठीक हो सकता है और 2 आंसर भी ठीक हो सकते हैं और 3 आंसर भी ठीक हो सकते हैं और 10 के 10 भी ठीक हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करने वाले हैं, जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कंप्लीमेंट अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या है जी, क्वेश्चंस की टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को कॉइन के हेड टेल की तरह कंसीडर कर लें कि हेड और टेल में से आपका इंटरेस्ट किस में, हेड में, ट्रू और फॉल्स में से आपका इंटरेस्ट किस में, ट्रू क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू आंसर क्या है जी, ये P आ गया और ये 1/2, तो फॉल्स आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है जी 1/2। क्वेश्चन टोटल कितने क्विज के अंदर 10 है जी, तो क्या कहता है जी कम से कम एक क्वेश्चन उसका करेक्ट है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन आंसर इज करेक्ट, कम से कम एक आंसर उसमें से ठीक है, तो एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। तो अब ये जहां पे देखिएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो ये बहुत लेंथी एक्सप्रेशन है, 10 टाइम्स आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएं तो ये इस क्वेश्चन को कितना आसान कर देगा। देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपोजिट क्या होता है, लेस देन। लेस देन इक्वल टू का ऑपोजिट क्या है, ग्रेटर देन। इक्वल टू का ऑपोजिट क्या है, नॉट इक्वल। तो ये देखें अभी हम किस कैटेगरी में, इसमें, ठीक है जी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब है 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, तो लेस देन 1 बेटे क्या होता है, 0। तो यहां पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें, तो n कितना है जी, 10c 0 और 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10 माइनस 0। तो इसका रिजल्ट फाइंड आउट करके 1 में से माइनस करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास पूरे का आंसर आ जाएगा 0.999। 1 में से माइनस भी कर दिया, फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। ओके जी, अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। जरा असाइनमेंट ओपन करें, असाइनमेंट ओपन कीजिएगा। हाइपर और पाइथन कल के लेक्चर में चलेगा, दोनों टॉपिक हाइपर और पाइथन के हम लोग कल करेंगे। हाँ जी है बच्चों। इस तरह ये देखें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके चैप्टर नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 10 वो सेम है जी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा। 9 तो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा दिया ना। एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट मेक्स अ रैंडम गेस फॉर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन अ क्विज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 करेक्ट आंसर इज। ठीक है जी। अब इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी स्टेटमेंट यही थी, लेकिन थोड़ी सी मैंने लास्ट से आके चेंज कर दी खुद से, लेकिन था यही कि उसने यही सेम पूछा हुआ था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था आई कैप का। एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट makes random guess for 10 MCQs questions having 4 option on a quiz, the probability of at least 1 correct answer is, ये लिखा हुआ था वहां पे। लेकिन हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने एक at least के साथ सीख लिया ना, तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, जब 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की बात, उसकी MCQ टाइप क्वेश्चन की बात करेगा तो P क्या हो जाएगा और Q क्या हो जाएगा, के 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, तो विच इज इक्वल टू 3/4। बाकी n इज इक्वल टू 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन था, ठीक है ना जी। ये सिर्फ चेंज क्या था कि जहां पे ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है वहां पे MCQ टाइप की क्वेश्चन की बात करेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कितनी ऑप्शन करेक्ट हैं जी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर क्या है 1/4, तो 1/4, तो Q आपके पास क्या आ गया 3/4 एन ये। अब इसमें मैंने ना थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी, और स्टेटमेंट चेंज कुछ इस तरह से की है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 करेक्ट आंसर इज, एट मोस्ट 2 करेक्ट आंसर, तो ज्यादा से ज्यादा उसके 2 करेक्ट आंसर हो, या फिर 1 करेक्ट आंसर हो, या फिर कोई भी करेक्ट आंसर ना हो। तो यहां पे आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है जी। तो ये देखें जी, इसमें आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर,
ये P आ गया तो ये 1/4, तो Q आपके पास क्या है जी 3/4, N आपके पास क्या है जी 10, और आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X, एट मोस्ट 2 आंसर इज करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ X लेस देन इक्वल टू 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 2, ये आपके पास है जी। ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। इसी तरह से आपने इसमें से क्वेश्चंस को स्टडी करना है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आपके पास हाइपर आ जाती है। अब आए आप लास्ट पे ना, ये जो क्वेश्चन नंबर है, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है, ये ज़रा मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तरह के क्वेश्चन, मैंने आज आपको ये टॉपिक करवा दिया है 24 और 25। जो पहला टॉपिक किया है ना, जिसमें हमारे पास क्या है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, X और P ऑफ X, तो यहां पे देखें बेटे आपके पास X की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, और P ऑफ X की वैल्यू क्या है 0.51, 0.38, 0.10 एंड 0.01। आप इसको ऐड करके देख लें, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 1 होगी। आपने 24 में क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो 24 में आपने सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है, और 25 में आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन बनता है 37। There are 85% chances of winning a match of a team. Find probability that it wins exactly 4 matches out of 6। बेटे इसकी ऑप्शन मैं अभी बता देता हूँ, इसकी ऑप्शन में ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं टाइप करते हुए शायद कोई और ऑप्शन यहाँ पे टाइप कर दी, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, वो करेक्ट आंसर ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि P आपके पास क्या है 0.85, और N Q आपके पास क्या हो जाएगा 0.15, 0.85 है ना जी P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो Q क्या हो गया 0.15, और इसके साथ N आपके पास कितना हो गया 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 4 आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अब इसके बाद a wallet contains 65 notes of, अच्छा इसको बाद में करेंगे, उसके साथ कर लेंगे हाइपर में। अब आ जाएं आप, ये 40 वाला भी आप कर चुके हैं, 40 वाला भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम लूजेस ट्वाइस एज ऑफन एट इट विंस, ये भी कर लिया। ओके जी, बाइनोमियल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया 100%। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा बेटे जो आपने मुझसे समझना होगा, मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता दीजिएगा। कल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वो वाला क्वेश्चन पहले कर लेंगे। ठीक है जी, कल हम लोग इंशाल्लाह हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में टाइम कम लगता है, बाइनोमियल में टाइम ज़्यादा लगता था, वो आज हमने कवर कर ली है। कल ये दोनों कवर हो जाएंगी तो हमारा 75% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसके जो है उसके राइज क्यूएम के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और यहाँ से मैंने आपको असाइनमेंट में से पहले ही बता दिया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।